नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग क्लास 10th की राजनीति विज्ञान का सेकंड चैप्टर संघवाद, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड चैप्टर लेके आए हुए हैं। और आज हम सभी लोग मिलकर के इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड चैप्टर्स है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं, तो हम एक बहुत ही कम समय में और पूरे चैप्टर्स को देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होती हैं और जहाँ से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम पूरे चैप्टर्स को समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के राजनीति विज्ञान का सेकेंड चैप्टर संघवाद, जिसे हम अंग्रेजी में फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संघवाद, सेकेंड चैप्टर ऑफ द सिविक्स फ्रॉम क्लास 10th सोशल साइंस। संघवाद तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संघवाद आता कहाँ से है, संघवाद क्या होता है। इस पर हम लोग सबसे पहले क्या होगा डिस्कस करेंगे। संघवाद एक्चुअल में जो हमारा रूलिंग सिस्टम होता है, हर एक कंट्री को रूल करने के लिए उसके अपने अलग कई तरह के रूलिंग सिस्टम्स होते हैं। उन्हीं रूलिंग सिस्टम में एक जो हमारा लोकतंत्रीय राज्य आता है, लोकतंत्रीय राज्य को रूल करने के लिए, उन पर शासन चलाने के लिए मुख्यतः एक जो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो लोकतंत्रीय राज्य होता है उसे लोकतंत्रीय राज्य, इसे हम मुख्यतः दो तरह के शासन में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक, हम दोनों को समझ लेते हैं। एकात्मक व्यवस्था क्या है और संघात्मक व्यवस्था हमारा ऐसा रूलिंग सिस्टम जिनमें प्रमुख रूप से एक ही स्तर की सरकार होती है, और अगर एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है भी तो वह कहीं न कहीं केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं। ऐसे रूलिंग सिस्टम को हम एकात्मक शासन के अंतर्गत रखते हैं। परंतु हमारे शासन व्यवस्था का वह प्रतिरूप जिसमें अंतिम सत्ता, जो अंतिम सत्ता होती है, प्रमुख सत्ता होती है, वह एक से अधिक स्तर वाली गवर्नमेंट में होती है, एक से अधिक स्तर वाली सरकारों में होती है, वह संघात्मक व्यवस्था होती है। अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर वाली सरकारें हों और उनकी अपनी अलग अलग जो उनकी क्षमताएं हैं, उनके कार्याधिकार हैं, वह भी किसी एक निश्चित रूप से वो सेपरेट की गई है। तो उस व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अर्थात हमारा वह शासन पद्धति जिसमें अंतिम सत्ता एक से अधिक स्तर वाली गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय शक्ति अर्थात केंद्रीय सरकार और उसकी और अधिक अनुसंघात्मक इकाइयों में विभाजित की गई हो, वह व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद शायद हम लोग संघात्मक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ गए हैं, बट और अच्छी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम संघवाद की विशेषताएं या संघात्मक शासन की व्यवस्थाएं कहेंगे। इसमें हमें वही चीज़ें देखनी है जिस पर अभी हम बातें कर रहे थे। जैसे पहला हमें इसकी विशेषताएं देखनी है। पहली विशेषता कि सरकार एक से अधिक स्तरों वाली हो, ये पहली विशेषता है। अर्थात सरकार के जो स्तर हो वो एक से अधिक हो। दूसरा, सभी स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं।
परंतु उनके जो कार्याधिकार हैं वो सभी अलग अलग हों, अर्थात एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भी उनके अपने जो विषय हैं, किन विषय पर कौन शासन करेगा, वो चीज़ें व्यवस्थित रूप से अलग हों और उन पर कोई भी एक दूसरे के संबंध में इंटरफेयर न करता। तीसरा, विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, जो विभिन्न स्तर की सरकारें हों, वो विभिन्न स्तर की सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वो सबके सब किसी एक संविधान में वर्णित हो। अर्थात सरकारें जो विभिन्न स्तर की हैं, उनके जो क्या अधिकार क्षेत्र हैं, क्या कार्य क्षेत्र हैं, हर तरह के प्रशासनिक, आर्थिक, वो सारी चीज़ें संविधान में वर्णित हो, जिससे कि किसी एक के द्वारा दूसरे के अधिकार को हस्तगत न किया जा सके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को हस्तगत न करे और राज्य सरकार मनमानी करे, ऐसा भी नहीं हो सकते। इसलिए क्या होना चाहिए, जो चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए वह यह होना चाहिए कि संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या करने का जो अधिकार है वह वहाँ की न्यायपालिका में उपस्थित हो। अर्थात क्या हो गया, हमें एक से अधिक स्तरों वाली सरकार हो, सभी स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह को शासित करती हों, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र, अधिकार सबके सब अलग हों। और इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तीसरा यह हो कि उनके अधिकार, कार्यक्षेत्र सबके सब एक संविधान में वर्णित हो और इनके अलावा अंतिम रूप से इन सब को व्याख्या करने का अधिकार वहाँ की न्यायपालिका में। कम से कम इतनी विशेषताएं यदि किसी भी देश के शासन व्यवस्था में है तो हम उस शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं और उसे हम संघवाद के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमें जो अगली प्रमुख महत्वपूर्ण बातें जाननी है भारत में संघीय व्यवस्था, लेकिन इसको जानने से पहले हम एक और बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो संघीय व्यवस्था होती है, जो संघात्मक व्यवस्था होती है, वह कितने प्रकार की हो सकती है। तो उसे हम दो प्रकार में रख सकते हैं। पहला, यह जो संघीय व्यवस्था है, देखिए हम इसलिए कहते हैं कि यदि आप कई संघीय देशों के शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी देश का जो केंद्र सरकार है उसके पास अधिक शक्तियां हैं, लेकिन कोई देश आपको ऐसा मिलेगा जहाँ की राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं। जैसे यदि हम भारत की बात, चूँकि भारत भी एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जैसे कि हमने जो सभी विशेषताएं बताई वो सभी विशेषताएं भारत की व्यवस्था से मैच करती हैं। अर्थात भारत भी एक संघीय राष्ट्र है, एक संघवाद को धारण करती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, भारत की व्यवस्था को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर केंद्र सरकार आपको अधिक दृढ़ अर्थात शक्तिशाली मिलेगी। लेकिन यदि हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका भी एक संघवाद को अपनाती हुई व्यवस्था है, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाई हुई है। लेकिन यदि हम वहाँ की व्यवस्था को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके पास कहीं अधिक शक्ति है। तो ऐसा क्यों होता है कि संघात्मक शासन को अपनाए हुए जो देश हैं उनमें भी हमें इस विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वो एक्चुअल में इसलिए मिलती हैं जो उसके दो अलग अलग स्वरूप है, ये उसी का रीजन होता है, उसी पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम एक ये बता सकते हैं कि संघात्मक देश एक तो ऐसे बनता है जब कई सारे स्वतंत्र राज्य आपस में मिल करके एक बहुत बड़ा देश बनाते हैं और पूरा वह स्वतंत्र राज्य आपस में मिल करके सभी अपने आप को सम्मिलित करके एक नए देश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वह भी संघात्मक व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, ऐसी व्यवस्थाओं में राज्य के पास ज़्यादा शक्ति होती है और इसको हम क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी में हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। कमिंग टुगेदर अर्थात एक कई स्वतंत्र राज्य या एक से अधिक स्वतंत्र
स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर के एक नए देश का निर्माण करते हैं। तो एक संघीय व्यवस्था वह भी होती है। दूसरा संघीय व्यवस्था वह होता है जहां एक ही देश जो कि बहुत बड़ा हो और उसे मतलब एक ही देश के रूप में शासन करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्या किस रूप में आ सकती है कि हो सकता है देश की जनसंख्या बहुत अधिक हो, इसलिए समस्या आ सकती है, या हो सकता है वहाँ विविध प्रकार की संस्कृतियाँ हों, इसलिए समस्या आ सकती है, वहाँ की भौगोलिक असमानताएं हों, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, अर्थात इस तरह की समस्या को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के लिए अगर कोई बड़ी कंट्री क्या होती है वो अपने आप को कई छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देती है। तो एक इस तरह से भी संघ व्यवस्था बनती है। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ ले सकते हैं? भारत को ले सकते हैं। जैसे इसमें हम रखा अमेरिका को हमने रखा एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर कई सारे राज्य स्वतंत्र राज्य आकर के एक नए राज्य का निर्माण किए। लेकिन दूसरा हमने जो बताया इसमें जैसे क्या हुआ, एक ही देश, जब एक ही देश क्या होता है वह अपने आप एक ही देश वह अपने आप को कई छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, अपने आप को कई छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर लेता है। तो उस व्यवस्था को भी हम संघात्मक व्यवस्था के रूप में रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केंद्र के पास राज्य की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्ति होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है? भारत। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या संघवाद समझ लिया और संघवाद की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो हमने समझ लिया। उसके बाद संघवाद के स्वरूप हमने दो देखिए। एक क्या हुआ कि जब कई स्वतंत्र राज्य एक साथ मिलकर के नए देश का निर्माण करते हैं, कमिंग टुगेदर। और दूसरा क्या होता है जब एक ही देश अपने आप को कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर लेता है। तो इस तरह से दो तरीके से संघात्मक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इसलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है कि किसी संघात्मक देश में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है और किसी संघात्मक देश में वहाँ की राज्य सरकारें अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसके बाद हमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है वो यह है भारत में संघीय व्यवस्था। हमें अब इस पर ध्यान देना है। भारत में संघीय व्यवस्था देखने के लिए हम भारत की व्यवस्था को देखेंगे। हमें पता है जब हम संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले से ही हमारा जो आर्टिकल क्लियर कर देता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत को कहीं संघ राज्य नहीं कहा गया है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब देखिए यहाँ पर भारत की संघीय व्यवस्था को हम अच्छी तरह से समझने के लिए इसे हम कुछ इसमें एक दो पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। वो देखिए क्या है, जैसे हम देखेंगे कि भारत को एक से ज़्यादा राज्यों में क्यों डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अब हम इस पर जब हम बातें करेंगे तभी हमने कहा कि कई तरह की क्या होती है समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने। उस समस्या में हमने कहा कि हो सकता है उस राष्ट्र में क्या होता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो भारत में इस तरह की प्रॉब्लम है कि भारत में आप देखेंगे कई सारे जाति, धर्म और यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वो हर एक क्षेत्र आप देखेंगे कि एक क्षेत्र हम क्या करते हैं, जैसे हम क्रॉस करते हैं वहाँ की संस्कृति हमें अलग मिलती है और एक ही क्षेत्र में कई सारे जाति के लोग मिलते हैं, धर्म के लोग मिलते हैं। तो भारत में क्या होता है, धर्म, जाति, भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नता, इन तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि भारत को एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत लाना बहुत ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनिवार्य है। दूसरा हम इस पर क्या कह सकते हैं, हो सकता है भौगोलिक असमानताएं हों, वह भी यहाँ पर उपस्थित है। भारत एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र है और आप देखेंगे कि भारत की जो सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं इनके साथ साथ भारत
की भौगोलिक समस्याएं भी, जैसे आप देखिए यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, समतल आपको एरिया मिलेंगी, लेकिन वहीं आप क्या करेंगे, जब उत्तराखंड चले गए और मतलब कि आप यहाँ क्या देखेंगे कि भौगोलिक असमानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा और क्या है, हमने कहा कि इसके बाद में क्या कहा, भाषा, भाषा को लेकर भी आप देखेंगे भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें एक देखिए निश्चित रूप से यदि हम किसी देश को एक सुव्यवस्थित तरीके से शासित करते हैं, संचालित करते हैं, तो हमें उस देश के साथ साथ हमें उस क्षेत्र के जो लोकल वहाँ की भाषाएं हैं, संस्कृतियाँ हैं, उनका भी हमें सम्मान करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अदरवाइज हमने जैसे इसके पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, श्रीलंका की व्यवस्था हमने देखी थी कि श्रीलंका क्या हुआ, सिंहली लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा क्या महत्व दिया गया और सारी भाषाओं को वहाँ पर दरकिनार किया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका एक से ज़्यादा भाग में क्या हुआ, टूटते रह गए। तो हमें समस्याओं से बचना है तो निश्चित रूप से हमें हर एक क्षेत्र की भाषा या हर एक क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है उन सबका भी सम्मान करना पड़ेगा। इसी से हमारे हर एक राष्ट्र के जो सदस्य होंगे, हमारे जो देशवासी होंगे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी, उनके मन में भी देश के प्रति एक सम्मान आएगा या देश प्रेम की सच्ची भावनाएं आएंगी, तो वो भी हमें देखनी है। तो इसलिए भी भारत के लिए यह निश्चित था। यहाँ पर देखिए जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नता और भौगोलिक समस्या की बात हम कर रहे थे, भौगोलिक विभिन्नता, इस तरह से डिफरेंट टाइप यहाँ पर समस्याएं हैं जिस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। और इस तरह की व्यवस्था के बाद ही हम किसी राष्ट्र को अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था लाने से ही ये सारी समस्याएं हमारी सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होगी या कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्या होता है, देखिए नेक्स्ट हम ये बातें कर रहे हैं, इसी में भारत में संघीय व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं तो शक्ति विभाजन का यहाँ भी हमने उसमें कहा हुआ था कि जितने भी स्तर की सरकारें हों उनमें एक निश्चित जो उनमें विभाजन है वो होना चाहिए। वो चीज़ें भारत में भी है। भारत में पूर्ण रूप से जो है शक्ति विभाजन भारत के संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। प्रारंभ में भारत में जो सरकारें थी वो द्विस्तरीय थी, साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और आगे चल करके यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्षेत्रीय जो सरकार आई अर्थात या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट भी आई और आगे चल करके उन्हें संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। फिर यहाँ हमें शक्ति विभाजन देखना है। शक्ति विभाजन को लेकर के यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए शक्तियाँ डिवाइड कर दी हैं। उनके लिए विषय भी निर्धारित कर दिए गए हैं और इन विषयों को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। केंद्र सूची में ऐसे सभी विषय होंगे जिन विषय पर प्रशासन करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। और दूसरा क्या है, राज्य सूची में वो सभी विषय होंगे जिन पर शासन करने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। अब देखिए यहाँ जो राज्य सूची है, राज्य सूची की किसी विषय पर केंद्र सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा और न ही केंद्र सूची के विषयों में राज्य सरकार का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर होगा। दूसरा और इसके अलावा क्या है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। हाँ, यदि उन कानूनों में कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अर्थात केंद्र सूची में केंद्र सरकार
इन सारे विषयों पर शासन करेगी, नियम कानून बनाएगी और राज्य सूची में जितने विषय होंगे उस पर राज्य सरकारें नियम कानून बनाएंगी और संवर्धित सूची इनमें केंद्र और राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें यहाँ पर नियम कानून बना सकती हैं, लेकिन ये दोनों में कंट्राडिक्शन होता है। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। हाँ, आगे चल करके यदि राज्य को लगता है कि नहीं केंद्र के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो हमारे स्पेशल हमारे क्षेत्र के लिए बेटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और यदि केंद्र सरकार ऐसा अनुमति प्रदान करती है तो राज्य सरकारें उसके अगेंस्ट भी कानून बना सकती हैं, फिर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून वहाँ पर मान्य होंगे। तो और इसके अलावा देखिए कुछ अन्य विषय, कुछ इसके अलावा जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं थे अर्थात संविधान का निर्माण होते समय जो महत्वपूर्ण विषय उसमें नहीं उपस्थित थे, ऐसे सभी विषय वो अन्य सूची के अंतर्गत आएंगे और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो केंद्र को होगा। उन पर अर्थात हम अवशिष्ट क्या कर सकते कहते हैं, और ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? भारत में केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे जब भारत में संविधान बनाया गया तो जो आज के डेट में इंटरनेट से संबंधित जितने भी बातें होंगी वो उसमें उपस्थित नहीं थी, तो उससे रिलेटेड जो भी नेट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसके संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ पर क्या है कि शक्तियों का एकदम स्पष्टतः विभाजन भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया गया, जो कि प्रारंभ में यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसका विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किया गया। आगे चलकर 1992 में जब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को एक जो संवैधानिक दर्जा दिया गया तो केंद्र और राज्य दोनों से कुछ सब्जेक्ट ले करके जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को प्रदान किया गया है, जिसपे जिन पे उनका अपना कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से क्या होगा कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत के संविधान में भी किया गया है। भाषा नीतियाँ सेकेंड है, भाषा नीति की बात है तो ये एक्चुअल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी पॉइंट भाषा को लेकर के भारत में बहुत सारा विवाद चलता रहा है। भारत स्वतंत्रता से पहले भी और भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी भाषा को लेकर के, भाषागत मैटर को लेकर के बहुत सारा विवाद होता रहा और अंत में सरकार के न चाहते हुए भी भारत में जो राज्यों का विभाजन है, जो डिवाइडेशन है, वह भाषा के आधार पर करना पड़ा। जैसे हम देखते हैं कई सारे हमें राज्य भी मिलेंगे जहाँ जो कि भाषा से संबंधित, जैसे देखिएगा महाराष्ट्र, ये किस है, ये किससे रिलेटेड है? मराठी भाषा से, मतलब मराठी भाषा भाषियों का क्षेत्र है, जिसे महाराष्ट्र के अंतर्गत सेपरेट किया गया। ठीक, गुजरात जो कि गुजरातियों के भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों का क्षेत्र है, उसे डिवाइड किया गया। और जैसे देखिए हम यहाँ देखते हैं तेलंगाना, वो भी देखिए तमिल भाषा भाषियों से लेकर के है। तो मतलब कि कई का हमें सर्वाधिक जो भारत में जो प्रांतों का डिवाइडेशन मिलेगा वो भाषा के आधार पर ही मिलेगा। और ऐसा नहीं, हमें स्टार्टिंग में भी कहा हुआ था कि हमें यदि किसी देश को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना है तो हमें वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, हमें उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर भारत में क्या हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं, टोटल ओवरऑल इंडिया में भी देखें तो हमें हिंदी भाषा भाषी के लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो यदि हम हिंदी को क्या माने कि यदि हम हिंदी को एक जो राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लें तो शायद उन लोगों पर हिंदी थोपने का काम किया गया जिनको हिंदी नहीं आती। जैसे हम साउथ में चले जाएं, जो साउथ के लोगों को हिंदी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यदि हम एक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लें कि नहीं हमें हिंदी ही में कार्य करना है तो साथ क्या होगा, साउथ इंडियन के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हो सकता है वो भी हो जाए। तो इसलिए हमें हर एक क्षेत्र के भाषा या वहाँ की सांस्कृतिक जो बातें हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। और
अंततः हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में जरूर आया, हिंदी राजभाषा के रूप में जरूर आया, लेकिन इसके साथ साथ जो 21 और अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं, जो 21 अन्य महत्वपूर्ण भाषा हैं उनको भी साथ में लिया गया, अर्थात हिंदी 1 और प्लस 21 कुल मिलाकर के 22 मतलब 22 भाषाओं को यहाँ पर एक भाषा के रूप में सम्मानित किया गया है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी सर्विसेज होंगी उनके द्वारा जो भी विज्ञापन अर्जित होंगे या उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाएंगी उसमें यह ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी छात्र को भारत के किसी भी जिस राज्य क्षेत्र का है वहाँ उसे जो भाषाएं अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से उसे क्लियर है वह उस भाषा या वो भाषा में अपने आंसर दे सकता है, सारे काम कर सकता है। अर्थात केंद्र के लिए ये 1 + 21 मिला के 22 भाषाएं जो हैं या इनके अलावा और भी कोई वहाँ की लोकल भाषा है तो उसमें वह कोई कार्य कर सकता है, उसमें समस्याएं नहीं होगी। और हाँ, राजभाषा के रूप में अर्थात राज्य का कार्य करने के लिए हमें यदि क्या होगा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, जैसे अब देखिए अंग्रेजों के द्वारा तो हम गुलाम हुए थे, उनकी भाषा है अंग्रेजी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगा हमने क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में मतलब कि कार्य की भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी स्वीकार किया गया है। अर्थात हम कोई भी ऑफिशियल वर्क हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में कर सकते हैं। इसका रीजन साथ यही था कि हिंदी जो दक्षिण भारतीय हैं उनके लिए हिंदी एक समस्या के रूप में थी, वो शायद हिंदी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए ऑप्शन रूप में अंग्रेजी भी आ गया। तो ये भारत की भाषा नीतियाँ रहेगी, अर्थात भारत में भाषा को लेकर कट्टरता नहीं दिखाई गई, अर्थात हर एक भाषा को सम्मान दिया गया है। उसके बाद क्या है केंद्र राज्य संबंध पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है केंद्र राज्य संबंध में भी केंद्र और राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनका क्या हो प्रशासनिक उनमें क्या है डिवीजन है उसको लेकर के, आर्थिक डिवीजन को लेकर के, प्रशासनिक हर चीज़ को सेपरेट कर दिया गया। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ जैसे आप देखेंगे जो सेना, ये सेना किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। पुलिस ये किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में। मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कहीं किसी तरह का जो विवाद न हो, इसलिए उनमें जो क्या क्या चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए वो चीज़ें भी क्लियर की गई है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब कि प्रशासनिक संबंध, ठीक है, प्रशासनिक संबंध और उसके बाद आर्थिक संबंध को लेकर भी क्लियर किया गया है कि जो सूचियां दी गई है केंद्र सूची जो है आर्थिक, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, वहां पर निर्धारित किया गया है कि किन किन विषयों पर केंद्र के द्वारा कर लगाए जाएंगे और किन किन विषयों पर राज्य के द्वारा कर लगाया जाएगा। इस सब के अलग अलग विषय निर्धारित कर दिए गए कि किनके द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट पर कर लगाए जाएंगे इस तरह से। और इसके बावजूद भी कई बार क्या हो स्टार्टिंग में प्रारंभ में चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो इसलिए किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई। ठीक है, प्रारंभ में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होती थी, समस्या नहीं आती थी। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि नियर अबाउट 1960 के बाद और स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रूप से 1990 के बाद केंद्र और राज्य दोनों में, लेकिन 1960 के बाद आप देखेंगे कि राज्यों में एक से अधिक जो वहाँ की लोकल पार्टियां थी उनकी गवर्नमेंट बनने लगी। और 90 के बाद देखेंगे आप केंद्र और राज्य दोनों में, केंद्र एवं राज्य दोनों में एक से अधिक
पार्टियों की गवर्नमेंट बनने लगी, तब जाकर के यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ी प्रशासनिक या आर्थिक समस्या आई और जिनके विषय को एक इक्वलिटी पर लाने के लिए कई सारे आयोग भी बनाए गए, लेकिन उससे पहले भी संविधान के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि किस विषय पर किसे व्यवस्था देखनी है और किस विषय पर किसे कर लेना है, टैक्स लेना है। तो अर्थात प्रशासनिक और आर्थिक दोनों तरह के केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह के संबंध होने चाहिए, वो चीज़ें भी क्लियर कर दी गई है। केंद्र सरकार भी राज्यपाल के द्वारा प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखती है। नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि वह उन पे अपना शासन चलाए, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन जो उनके बीच एक संबंध होना चाहिए वो चीज़ बना रहे, यह राज्यपालों के थ्रू चलता है। और एक्चुअल में यही जो समस्या का एक पद भी रहा है, जिनको लेकर के आपस में कई बार विवाद भी होते रहे, मतभेद भी होते रहे, हाँ, लेकिन यह है कि इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को होता है। तो यहाँ पर देखिए, शक्ति का स्पष्ट विभाजन, भाषा की स्पष्ट नीतियाँ, यहाँ पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमें वर्क करना है वो क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण की जब बात करते हैं तो हम किस पर अपनी जो हमारी जो क्षेत्रीय सरकार, जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट, जिसको हमने सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की बात होती है यहाँ पर विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये विकेंद्रीकरण में क्या बोलते हैं कि शासन या सत्ता का क्या होता है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का या शासन का डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में विकेंद्रीकरण देखिए क्या है कि भारत एक्चुअल में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा राष्ट्र है, बहुत ही बड़ा देश है। तो हमने पहले भी बताया कि यहाँ केवल केंद्र सरकार के द्वारा शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाना संभव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए प्रारंभ से ही भारत की जो सरकार है उसे दो स्तर वाली बनाया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन आगे चल करके यह महसूस हुआ कि नहीं, केंद्र और राज्य सरकार दो स्तर के होने के बावजूद भी हम भारत के अधिकतम जनसंख्या को शासन में सहभागिता नहीं प्रदान कर पा रहे, या लोगों की जो बेसिक समस्याएं हैं, ये जो उनके लोकल समस्याएं हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक और स्तर की सरकार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक तीसरी गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई, हाँ, लेकिन प्रारंभ में इस गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त। तो अब यहाँ पर क्या होता था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त न होने से समस्या यह होती थी, हाँ, इसको राज्य के अधीन कर दिया गया। और राज्य सरकारें क्या होती थी, कभी उनको कुछ सब्जेक्ट देती थी, कभी कोई सब्जेक्ट देती थी, कभी उनको मतलब कोई एक जो है वित्तीय व्यवस्था प्रदान करती थी, कभी नहीं करती थी। तो एक वित्तीय या एक विषय की अनियमितता बनी रहती थी। तो इस विषय की अनियमितता और वित्तीय अनियमितता को सॉल्व करने के लिए अंततः जाकर के 1992 में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, थर्ड लोकल गवर्नमेंट है, उस थर्ड गवर्नमेंट को संवैधानिक एक अधिकार प्रदान किया गया और केंद्र सरकार के कुछ विषय और राज्य सरकार के कुछ विषय लेकर के उसे हमारी थर्ड गवर्नमेंट को दे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। और इसी तरह से क्या हुआ, वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से वित्तीय जो एक विभाजन है उसको भी कर दिया गया, जिससे स्पष्ट रूप से जो हमारी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या आर्थिक सोर्स होंगे और उनके कौन कौन से मुख्यतः विषय होंगे, ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी गई, जिससे एक स्पष्ट क्या हुआ, जैसे इससे जो हमें क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, वो हमें बेनिफिट ये हुआ कि जो भारत एक विशाल देश था, यहाँ की जो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से, शासन व्यवस्था क्या हुआ, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, एक और अधिकतम
अधिकतम लोगों को शासन में सहभागी बनाया जा सके, सहभागी बनाया जा सके और विषय की अनियमितता, विषय की निश्चितता, विषय की अनियमितता समाप्त करके विषय की निश्चितता कंफर्म की गई और जो वित्तीय अनियमितता थी उसको समाप्त करके एक वित्तीय जो व्यवस्था की गई उसको निर्धारित किया गया। वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण था और इसके अलावा जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ ये करेंगे कि जैसे हमारे देश की जो 1/2 हमारी आबादी है, महिलाओं की आबादी है, वो देखिए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, केंद्र में भी जो महिलाओं की एक सुव्यवस्थित भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। राज्य जो सरकारें हैं वहाँ भी जो महिलाओं की एक भागीदारी होनी चाहिए वह व्यवस्था भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है इसमें क्या हुआ कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई, जिससे हमारे देश की जो 1/2 आबादी है उसे कम से कम 1/3 मिनिमम 1/3 जो उसकी सहभागिता है वह निश्चित की जा सके। तो इस तरह से हमने आज के दिन संघवाद क्या है हमने पढ़ लिया, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है हमने वो पढ़ लिया और संघवाद के जो स्वरूप है वो हमने पढ़ लिया, 2 हैं। और भारत में संघीय व्यवस्था हमने पढ़ लिया, उसमें हमने संघीय व्यवस्था के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े जो शक्ति विभाजन, भाषा नीतियाँ, केंद्र शासित संबंध और उसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण। इस तरह से हम लोगों ने आज जो क्लास 10th के राजनीति विज्ञान का 2nd चैप्टर संघवाद का सारे चैप्टर हमने क्या हुआ कि डिस्कस कर लिया है। एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं हो रहा। हाँ, कुछ अगर आपको यहाँ से डाउट हो तो श्योर आप वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।